गुड आफ्टरनून ऑल। कल हमने अपने पाठ्य पुस्तक में से पाठ छठा जो है वो उसे शुरुआत की थी। इस पाठ में हमें क्या बताया है कि पेटू पेटू यानी पेट और राम, है ना। तो ये इस पाठ में जिनकी जानकारी हमें दी गई है उन्हें खाना बहुत पसंद है ना। और व्रत होने के बावजूद वो किस तरह से फरमाइश करते हैं खाने की। जो व्रत में खाने जाने वाले मिष्टान्न हैं उनके बारे में वो किस तरह से फरमाइश करते हैं वो हमें इस पाठ में बताया गया। देखो, जब हमारा व्रत होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा कम खाते हैं। मगर पेटू राम ने क्या क्या खाने की फरमाइश की थी, तो उन्होंने अंगूर मंगाए थे, मेवा मंगाया था, मिठाई मंगाई थी, दूध, रबड़ी, सेब मंगाए थे, उसके बाद केले मंगाए थे। इतने सारे खाने की चीज़ें जो है उन्होंने मंगाई थी। मैंने आपको बोला था आपको पाठ पढ़ना है ना। मैंने बोला था ना आप पाठ पढ़ोगे। मुझे बताओ फिर उन्होंने कितने अंगूर मंगाए थे? आधा किलो। और दूध के साथ क्या मंगाया था? सही, रबड़ी। तो अब आप पाठ्य पुस्तक निकालोगे, हम एक बार पाठ का पठन करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। एक बार पाठ पढ़ लेते हैं। कल हमने पाठ देखा था पेटूराम, है ना। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि एक बार हम उसका पठन करते हैं। देखो, पाठ छठा पेटूराम। यहाँ पे देखो फलों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे आपको लिखा है सुनो और दोहराओ। सुनना है, दोहराना यानी वापस बोलना, ठीक है। उसके बाद एक औरत का चित्र हमें यहाँ पर दिया गया है, उसमें उनमें और पेटूराम में ये संभाषण हुआ है। देखो क्या है, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं, अभी ये मैं किसने कहा है, तो ये मैं जो है वो पेटूराम ने कहा है। और पहला जो वाक्य है वो किसने कहा है, चलिए भोजन तैयार है, उस औरत ने। क्या आप भोजन नहीं करेंगे, ये भी औरत ने बोला है। आज मेरा उपवास है। यह संवाद ये जो बात है, ये जो वाक्य है वो किसने बोला है, पेटूराम ने बोला है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। क्या बताया है, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। तो क्या खाते हो वो बताइए, संकोच मत कीजिए। संकोच करना यानी हिचक, आगे पीछे। अगर कुछ कोई बात हो और वो बताने में हम वो ठीक से नहीं बता पा रहे होते हैं, तब हम कहते हैं कि उसमें संकोच करने वाली कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो। उसे कहते हैं संकोच। संकोच यानी आगे पीछे या हिचकना, ठीक है। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले।
तो कितने मंगवाने के लिए कहा है? आधा किलो। और 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 कुछ चाहिए क्या? आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। और उन्होंने क्या बताया? देखो, तो उन्होंने पूछा और कुछ खाओगे? तो उसने बताया, पेटूराम ने बताया, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब भी मंगवा लो। और फिर भी उन्होंने पूछा है, देखो वापस इतना मंगाया है कि एक आधा किलो अंगूर मंगाए हैं, तो फिर दर्जन केले मंगाए, सेब मंगाए, फिर भी उन्होंने पूछा है और कुछ चाहिए? और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या कुछ और? 1 पाव मेवा, मेवा यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जो फल को सुखाकर बनाया जाता है, उसे कहते हैं मेवा। तो जिसे हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं। 1 पाव मेवा और 1.25 पाव मिठाई उन्होंने मंगाई है। बस या कुछ और चाहिए? उस पे वापस उन्होंने क्या बोला है? बस या कुछ और। तो और देखो, इतना ही कम है क्या? नहीं, उन्होंने और मंगाया। क्या मंगाया है? और आधा दर्जन केले, सॉरी, और उन्होंने क्या मंगाया है? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? अब देखो कि इतना सारा तो मंगाया है, और क्या बोल रहे हैं? मेरा आज उपवास है। ये सुनने के बाद इतना सारा जो खाना उन्होंने मंगाया है खाने के लिए, जो मिष्टान ने उन्होंने मंगाया है, तो वो देखने के बाद उन्होंने पूछा है, ठीक, और कोई आज्ञा है हम आपकी? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। अभी हमने ये जो पाठ है उसका पठन किया, उस या पढ़ा है ना? जो संवाद हमें दिया गया है हमने वो पढ़ा है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, अभी भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो जो आगे है वो उसके शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर, तो वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले अगर आप पाठ पर ध्यानपूर्वक देखिए तो हर एक जो वाक्य वहाँ पर लिखा गया है उसमें कोई ना कोई विराम चिन्ह आए हैं। देखो आपके सामने अभी जो पेज है उस पर भी देखो आप, वहाँ पर भी आपको विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। नीचे भी देखिए, वहाँ पे भी आपको विराम चिन्ह दिखाई देंगे। ये विराम चिन्ह जो होते हैं वो पाठ में या क्यों लगाए जाते हैं? वाक्यों में हो या कहीं, आप जब भी कोई भी किताब पढ़ते हो तो हर एक में, फिर वो कोई भी भाषा की हो, वो अंग्रेजी की हो, वो मराठी की हो या हिंदी की हो, आपको विराम चिन्ह दिखाई देते हैं। इस पाठ में जो विराम चिन्ह आए हैं वहाँ पर उसका अर्थ होता है विराम यानी रुकना। विराम यानी क्या है? रुकना। इसीलिए बातचीत करते समय देखो, हम कभी कभी हम क्या करते हैं, पूरा से कभी कभी बोलते समय हम कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे हम आवाज़ में बड़ा करते हैं, कहीं आवाज़ हम कम करते हैं। तो इन विराम चिन्हों का उपयोग उसके लिए किया जाता है, अच्छी तरह से समझाने के लिए। हमारी जो बात है वो अच्छी तरह से समझाने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, और वो रुकना यानी कि उसको ही हम कहते हैं विराम। और इन्हें कभी हम प्रश्न पूछते हैं, कभी हम आश्चर्य जताते हैं, कभी हम पूर्णत्व का वाक्य, सेंटेंस हमारा वाक्य खत्म हो जाता है। इन आदि भावों को, ये जो भाव है, रुकना या बहुत आश्चर्य होना या पूछना, तो इनको जताने के लिए हम क्या करते हैं? विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। आगे चल के हम विराम चिन्हों का
ग्रामर में लेने वाले हैं, व्याकरण में हम देखने वाले हैं। उससे पहले पाठ में यहाँ पर हमें दिया गया है, देखो आपके पाठ्य पुस्तक में भी नीचे आपको विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है। हाँ, इसलिए हम देखेंगे कि ये विराम चिन्ह जो है वो कौन कौन से है। ठीक है, यहाँ पर जो आए हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं। देखो, विराम चिन्ह के प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं, हाँ, वो हम देखने वाले हैं। देखो, विराम चिन्ह जो है उसमें सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। जैसे मराठी में भी है, तो मराठी में हम पूर्ण विराम किस तरह से देते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक फुल स्टॉप बिंदु देते हैं उसको, है ना। मगर हिंदी में हम क्या करते हैं, एक खड़ी लाइन जो होती है उसे देते हैं, एक खड़ी लाइन हम निकालते हैं जिसे कहते हैं पूर्ण विराम। उसके बाद है अल्प विराम यानी कॉमा, है ना, ऊपर थोड़ा गोल बना के नीचे जैसे हम कॉमा कहते हैं। तो वाक्य में जहाँ पर वो है अल्प विराम, ठीक है। उसके बाद होता है प्रश्नवाचक, जो जैसे हम इंग्लिश में निकालते हैं, मराठी में निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी प्रश्नवाचक वैसे ही निकाला जाता है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक यानी उद्गारवाचक, जिसे हम मराठी में उद्गारवाचक कहते हैं, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। तो उद्गारवाचक एक खड़ी लाइन निकालते हैं, उसके नीचे बिंदी देते हैं, तो उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। उसके बाद अर्धविराम, अर्धविराम को भी बिंदी निकालते हैं, और अल्प विराम का जो कॉमा है, जिसे हम कॉमा कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम निकालते हैं, उसे कहते हैं अर्धविराम। उसके बाद होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी जिसे हम मराठी में अवतरण चिन्ह कहते हैं। किसी ने बोली हुई बात अगर हमें बतानी होती है तो हम उसे उद्धरण में लिखते हैं। योजक चिन्ह यानी डैश, सिर्फ हम जिसे एक आधी लाइन हाइपेन जिसे कहते हैं, दो शब्दों के बीच में जो आती है उसे कहते हैं योजक चिन्ह। दो शब्दों को मिलाने के लिए हम जो शब्द लिखते हैं, उस जो चिन्ह देते हैं, सॉरी, उसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। अब देखो, यहाँ पे पाठ में आया है पूर्ण विराम। हर एक सेंटेंस खत्म होने के बाद हम पूर्ण विराम देते हैं, यानी वाक्य जो है वो खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, आखिर में लगाते हैं पूर्ण विराम। उसके बाद आता है अल्प विराम। अल्प विराम वाक्य में अगर थोड़ी देर रुकना है, कोई भी वाक्य कहते समय अगर हमें थोड़ी देर रुकना होता है, वहाँ पर हम अल्प विराम देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पर हम कोई सवाल पूछते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं तब हम क्या करते हैं, हम प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन्स, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, म्हणजे खुशी, क्रोध, घृणा या आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, शब्द के अंत में यह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि तब हम विस्मय बोधक देते हैं। जैसे कि अगर मेरे सामने शेर आ गया तो मैं क्या कहूँगी, आप क्या करोगे। देखो, आप रास्ते से जा रहे हो, आप रास्ते से जा रहे हो और एकदम से आपके सामने शेर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, हे भगवान, शेर है। तो ये ए भगवान, ये क्या हो गया, हमने आश्चर्य प्रकट किया, है ना। एकदम से हम डर गए तो हमने आश्चर्य प्रकट किया, हम डर गए, है ना। तो वो जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उसके बाद हम देते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। अगर हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी तो हम क्या कहते हैं, मस्त, बहुत अच्छा है या बहुत खूबसूरत है।
तो ये जो सेंटेंस है, इनके ये जो वाक्य है, इनके बाद आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। समझ में आया? तो वाक्य अगर खत्म करते हैं, पूर्ण लिखते हैं, हो गया हमारा, लिख के हो गया, बोल के लिख हो गया, तो हिंदी में हम देते हैं पूर्ण विराम, जिससे हम एक खड़ी लाइन निकालते हैं छोटी सी उसके आगे। उसके बाद अल्प विराम है, जहाँ पे हम थोड़ी देर रुकते हैं। पढ़ते पढ़ते अगर हम थोड़ी देर रुकते हैं तो अल्प विराम, प्रश्न यानी जवाब पर, और अगर हमें कोई भाव प्रकट करना है तो विस्मयादिबोधक। ठीक है, आगे आगे है अर्धविराम। अर्धविराम सेमिकोमा, जिसे हम कहते हैं जब अल्प विराम, जैसे मैंने बताया कि फुल स्टॉप, और आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये बाद में मैं लिख के देने वाली हूँ। जब अल्प विराम से थोड़ा कम रुकना होता है, जैसे कि अल्प विराम है उससे भी थोड़ा कम, 2 सेकंड हम रुकेंगे, तो हम वहाँ पर देते हैं अल्प विराम, सॉरी अर्ध विराम, तो हम वहाँ पर देते हैं अर्ध विराम। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को करने के लिए होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जिसे हम अवतरण चिन्ह कहते हैं मराठी में, कि किसी के मुंह की अगर बात हो, किसी ने कोई जो बात कही हो और उसे हम बताना है, तो हम वहाँ पर निकालते हैं उद्धरण चिन्ह। उसके बाद है योजक चिन्ह, 2 शब्दों के बीच में लगाया जाता है। जैसे कि पाप पुण्य, हानि, लाभ, माता पिता, भाई बहन, ऐसे जो शब्द होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर आते हैं ये शब्द, तो उनको दर्शाने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चिन्ह जो है आपको इस पाठ में दिखाई दे रहे हैं। देखो, आप पाठ का अच्छे से निरीक्षण करोगे वो आपको दिखाई देंगे। देखो, पेटूराम का हमने पाठ लिया। विराम चिन्हों के बारे में हम व्याकरण में भी जानकारी लेने वाले हैं। सिर्फ आपको अभी पाठ में हमारे दिए गए हैं इसलिए हमने देखे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके सवाल जवाब, इसके शब्दार्थ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूँगी, जहाँ से आप अपने